हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये अध्याय 3.2 है, शिक्षण एवं अधिगम। इसके पहले का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3.2 शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण यानी टीचिंग। शिक्षण का परिभाषा है, शिक्षण का अर्थ अध्यापक वर्ग द्वारा अपनाए गए व्यवहार अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ सिखाने या कुछ विशेष ज्ञान, कौशल, रुचियों और अभिवृत्ति आदि को अर्जित करने में दी जाने वाली सहायता से लिया जाता है। H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। जॉन ब्रूबेकर के अनुसार शिक्षण से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति के आयोजन और परिचालन से है जिसमें कुछ अधूरापन या अवरोध रहते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति पूरा करने अथवा उन पर विजय पाने का प्रयास करता है तथा परिणाम स्वरूप कुछ सीखता है। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। क्लार्क के अनुसार शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और जिनका परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिसे बालक के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। इसमें पहला विशेषता है, शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। बी, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। डी, शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। ई, शिक्षण विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की एक संगठित प्रणाली है। एफ, शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से अवलोकन और विश्लेषण किया जा सकता है। जी, शिक्षण में संप्रेषण कौशल का आधिपत्य रहता है। एच, शिक्षण एक पारंपरिक अंतःक्रिया है। आई, शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। जे, शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशलों से युक्त एक विशिष्ट कार्य है। अगला पॉइंट है, शिक्षण का अन्य समरूप संप्रदायों से संबंध। शिक्षण की दुनिया में शिक्षण के अतिरिक्त कुछ समरूप संप्रदायों जैसे अनुबंधन, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, अनुदेशन इंस्ट्रक्शन और प्रतिपादन इंट्रोक्रिनेशन का भी प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से सभी प्रकार के शिक्षण संप्रदायों का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन का यह कार्य दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला शिक्षण है, शिक्षण का उच्च स्तर। शिक्षण का उच्च स्तर, तो इसमें दो है प्रकार है, प्रतिपादन और अनुदेशन। प्रतिपादन में विश्वास अनुरूपण से व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है और अनुदेशन में ज्ञान निरूपण करके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। और शिक्षण का निम्न स्तर है। शिक्षा के निम्न स्तर में दो प्रकार है, प्रशिक्षण और अनुबंधन। शिक्षण के निम्न स्तर प्रशिक्षण से चरित्र निरूपण से व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं और शिक्षण के निम्न स्तर अनुबंधन से व्यवहार निरूपण में परिवर्तन कर व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिवर्तन का यह कार्य दो प्रकार से हो सकता है। पहला है, ए, विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जाए कि किसी कार्य को कैसे किया जाता है अथवा किसी परिस्थिति अथवा उद्दीपन स्टिमुलस के प्रति कैसी अनुक्रिया रिस्पॉन्स की जानी चाहिए। बी, विद्यार्थियों को उन बातों की शिक्षा दी जाए जिनसे उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके और
कुछ निश्चित प्रकार के मान्यताओं और विश्वासों का निर्माण हो सके। शिक्षण साधन यानी टीचिंग एड्स। जब एक अध्यापक प्रभावपूर्ण संप्रेषण तथा अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों एवं सामग्री जैसे चार्ट, मानचित्र, मॉडल, असूल पदार्थ, फिल्म, टेप्स, प्रोजेक्टर, रेडियो, टेलीविज़न और इसी तरह के अन्य संसाधनों का प्रयोग अपनी सुविधा अनुसार करता है, इस प्रकार के सभी सामग्री और उपकरण जो किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ उचित संप्रेषण तथा कक्षा कक्ष में अच्छी तरह अंतःक्रिया करते हुए निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण उपलब्धि में भली भांति सहायता करते हैं। शिक्षण तकनीकी की भाषा में उन्हें शिक्षण साधन टीचिंग एड्स का नाम दिया जाता है। शिक्षण साधनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स। तो शिक्षण साधनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा तरह का है तकनीकी दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के इंग्लिश में कहेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। परंपरागत दृष्टिकोण में बहुत सारे एड्स हैं। पहला है श्रव्य साधन ऑडियो एड्स, दृश्य साधन विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य साधन ऑडियो विजुअल एड्स, क्रियात्मक साधन एक्टिविटी एड्स। वहीं तकनीकी दृष्टिकोण यानी टेक्निकल अप्रोच में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आता है। सरल हार्डवेयर यानी सिंपल हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इस प्रकार से शिक्षण साधनों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम जानेंगे एक एक करके श्रव्य साधन यानी ऑडियो एड्स के बारे में बताया गया है। तो ऑडियो एड्स किसे कहेंगे? इस वर्ग में वे शिक्षण साधन आते हैं जिनके द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिनमें अधिगमकर्ता को अधिगम हेतु अपनी श्रवणेन्द्रियों कान का उपयोग करना होता है। इस प्रकार के साधनों में फोनोग्राफ रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण तथा मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग इत्यादि उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दृश्य साधन यानी विजुअल एड्स। इस वर्ग में उन साधनों का उल्लेख किया जाता है जिनके द्वारा देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिनमें अधिगमकर्ता को अधिगम हेतु अपनी दृश्य इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता है। दृश्य साधनों को और अच्छी तरह समझने और व्यवहार में लाने की दृष्टि से आगे दो उपवर्गों प्रक्षेपी साधनों यानी प्रोजेक्टिव एड्स तथा अप्रक्षेपित साधनों नॉन प्रोजेक्टिव एड्स में बांटा जा सकता है। प्रक्षेपी साधनों के अंतर्गत मुख्य चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप, एपिडाइस्कोप, मैजिक लैंटर्न, माइक्रो प्रोजेक्टर्स तथा ओपेक और ओवरहेड प्रोजेक्टर्स इत्यादि आते हैं। अप्रक्षेपित या नॉन प्रोजेक्टिव साधनों के रूप में चौक बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फोटोग्राफ, पोस्टर, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, मॉडल, नमूने स्पेसिमेंस तथा मुद्रित सामग्री, प्रिंटिंग मटेरियल्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे श्रव्य दृश्य साधन यानी ऑडियो विजुअल एड्स। श्रव्य दृश्य साधन इस वर्ग में वे शिक्षण साधन आते हैं जिनके द्वारा देखकर या तथा सुनकर दोनों ही तरह के ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अर्थात जिनमें अधिगमकर्ता को अधिगम हेतु अपनी ज्ञानेंद्रियों तथा दृश्य इंद्रियों दोनों का ही प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार के साधनों के रूप में टेलीविज़न, बोलते चलचित्र, रेडियो विजन, वीडियो प्रदर्शन के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे क्रियात्मक साधन यानी एक्टिविटी एड्स। इस वर्ग में वे साधन आते हैं जिनसे न केवल देखकर तथा सुनकर बल्कि उनके द्वारा कुछ करके भी सीखा जाता है। इस प्रकार के सभी क्रियात्मक साधनों में
अभिनयीकरण, भूमिका निर्वाह, प्रयोगशाला तथा कार्यशाला में प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक कार्य करना, भ्रमण अथवा पर्यटन में प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना इत्यादि आते हैं। हम जानेंगे तकनीकी दृष्टिकोण। इसमें है सरल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आता है। सबसे पहले हम जानेंगे सरल हार्डवेयर, सिंपल हार्डवेयर, मैजिक लैंटर्न, एपिडाइस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर तथा ओवरहेड प्रोजेक्टर इत्यादि आते हैं। अब आ जानेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीलेक्चर, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, शिक्षण मशीन तथा कंप्यूटर्स आते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर के अंतर्गत स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, चित्र और मुद्रित सामग्री, चार्ट, मानचित्र, डायग्राम, कार्टून तथा पोस्टर इत्यादि ग्राफिक साधन तथा मॉडल और नमूने इत्यादि त्रिआयामी साधन आते हैं। अब हम जानेंगे अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में। तो गार्डन मर्फी के अनुसार सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। वुडवर्थ के अनुसार किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते हैं उनसे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। हम जानेंगे अधिगम संरचनाएं तथा शिक्षण युक्तियां यानी लर्निंग स्ट्रक्चर्स एंड टीचिंग अधिगम संरचनाएं तथा शिक्षण युक्तियां, लर्निंग स्ट्रक्चर्स एंड टीचिंग टैक्टिक्स। इसमें है अधिगम संरचना, लर्निंग स्ट्रक्चर्स में, और इसके अगला पॉइंट में है अधिगम संरचना की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लर्निंग स्ट्रक्चर, और आगे है अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियाँ यानी टीचिंग टैक्टिक्स टू बी एडॉप्टेड। तो पहला पॉइंट है सांकेतिक अधिगम यानी सिग्नल लर्निंग। इसमें अधिगम संरचना की प्रकृति है, इस प्रकार की अधिगम संरचना में हम किसी संकेत या उद्दीपन के प्रति एक तरह की सामान्य अनुक्रिया करने के द्वारा सीखते हैं, जैसा लाल बत्ती पर रुक जाना और हरी बत्ती होने पर अपना वाहन आगे बढ़ाना। यह हो गया सांकेतिक अधिगम। अब आते हैं सांकेतिक अधिगम में अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियाँ। इसमें ए है विद्यार्थियों से किसी विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने को कहना। बी गलत अनुक्रियाओं की अनदेखी करना तथा सही अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करना। सी सही अनुक्रियाओं का स्वामित्व स्तर तक अभ्यास करना। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है श्रृंखला अधिगम यानी चेन लर्निंग। चेन लर्निंग, इसमें अधिगम संरचना की प्रकृति इस प्रकार है। तो इस अधिगम संरचना में दो या दो से अधिक उद्दीपन अनुक्रिया संयोजन मिलकर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जैसे किसी कौशल या अधिगम, किसी कविता को कंठस्थ याद करना इत्यादि। तो श्रृंखला अधिगम यानी चेन लर्निंग में अपनाए जाने वाली शिक्षण युक्तियाँ इस प्रकार से है। ए विद्यार्थियों के सामने श्रृंखला को उपस्थित करना। बी उन्हें आगे की ओर अग्रसर होने तथा पीछे की ओर खिसकने वाली श्रृंखला का ज्ञान कराना। सी श्रृंखला का अभ्यास करने का अवसर देना। इसके आगे तीसरा पॉइंट है बहुविभेदीकरण अधिगम यानी मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसमें अधिगम संरचना की प्रकृति इस प्रकार से है। इस स्तर पर अधिगमकर्ता विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के प्रति अलग अलग तरह से अनुक्रियाएं व्यक्त करना सीख जाता है, जैसे सब्जियों और फलों में भेद करना। बहुविभेदीकरण अधिगम में अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियाँ इस प्रकार से हैं। ए उद्दीपनों में समानता और असमानता की पहचान कर सकने योग्य बनाना। बी समानता और असमानता के आधार पर वस्तुओं को श्रेणियों या वर्गों में बांटना। सी एक वर्ग या श्रेणी में शामिल वस्तुओं को दूसरे वर्ग या श्रेणियों की वस्तुओं में पृथक कराना। और चौथा पॉइंट है
संप्रदाय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग संप्रदाय अधिगम में अधिगम संरचना की प्रकृति है। इस स्तर पर अधिगमकर्ता किसी एक वर्ग या श्रेणी के उद्दीपनों के प्रति एक जैसी अनुक्रिया व्यक्त करना सीख जाता है, जैसे किसी एक प्रकार के फल को सेब कहकर पुकारना। ठीक है, तो आगे है संप्रदाय अधिगम में अपनाई जाने वाली शिक्षण युक्तियाँ इस प्रकार से है। ए, समानता के आधार पर किसी एक वर्ग के उद्दीपनों को उसी वर्ग के रूप में पहचानना। बी, उन्हें किसी एक सामान्य नाम से संबोधित करना। सी, इसी नाम के अन्य उदाहरण देना। डी, जिन्हें नाम नहीं दिया जा सकता है उनके उदाहरण देना। पांचवा पॉइंट है प्रीनियम अधिगम यानी प्रिंसिपल लर्निंग। प्रीनियम अधिगम में अधिगम संरचना की प्रकृति इस प्रकार से है। इस स्तर पर अधिगमकर्ता किन्हीं दो या दो से अधिक संप्रदायों को श्रृंखलाबद्ध करके नियम निर्माण या निष्कर्ष निकालना सीख जाता है, जैसे भूख को खाने के लिए भोजन चाहिए। प्रीनियम अधिगम प्रिंसिपल लर्निंग में अपनाए जाने वाली शिक्षण युक्तियाँ इस प्रकार से है। श्रृंखलाबद्ध अनुक्रियाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना। बी, विद्यार्थियों को सामान्यीकरण कर निष्कर्ष निकालने या नियमों की संरचना करने में सहायता करना। सी, निर्मित नियमों को प्रयोग में लाकर देखने का अभ्यास कराना। आगे हम पढ़ेंगे अधिगम या सीखने की प्रकृति एवं विशेषताएं यानी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। इसमें है अधिगम या सीखने की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ए, इसमें पहला पॉइंट है सीखना एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का परिणाम नहीं। दूसरा, सीखने में जीवन में मृत्यु प्रयत्न उन सभी अनुभवों और प्रशिक्षण का समावेश होता है जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की भूमिका निभाई जाती है। तीसरा, सीखने के प्रति व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन में सहायता मिलती है। चौथा, सभी प्रकार का सीखना प्रयोजनपूर्ण एवं उद्देश्य युक्त होता है। पांचवा, सीखना उद्देश्यपूर्ण के साथ ही लक्ष्य निर्देशित होता है। छठा, सीखने को वातावरण एवं क्रियाशीलता यानी एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट की उपज माना जाता है। सीखने को वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज माना जाता है यानी एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। सीखने के द्वारा व्यवहार के सभी क्षेत्रों ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक में आवश्यक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक एवं सतत प्रक्रिया है। सीखने के अंतर्गत उन व्यवहारजन्य परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जाता है जो कि परिपक्वन, थकान, बीमारी अथवा नशीले और उत्तेजक पदार्थों के सेवन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण और अधिगम में संबंध। हम जानेंगे शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है। तो शिक्षण से अर्थ उन सभी कार्यकलापों अथवा क्रियाओं की प्रणाली से है जिनका आयोजन कुछ सीखने यानी लर्निंग के लिए किया जाता है। शिक्षण की परिणति न ही अधिगम में होना आवश्यक है और न ही अधिगम के लिए शिक्षण प्रक्रिया के सभी औपचारिकताओं को निभाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर अपने मरीजों के इलाज के लिए बढ़िया से बढ़िया दवाई और सुझाव देता है और इस प्रकार उन्हें रोग मुक्त कर स्वस्थ बनाना चाहता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज से प्रत्येक मरीज ठीक हो जाए। एक अध्यापक वर्ग में सभी छात्रों को एक समान शिक्षण प्रदान करते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वर्ग के सभी छात्र समान रूप से प्रगति करें। शिक्षण के अलावा व्यक्ति अनुभव एवं स्वयं प्रयत्न से भी सीख सकता है। गेज के अनुसार शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को एक दूसरे में विलीन करके एक ऐसी मिश्रित प्रक्रिया का निर्माण किया जाता चाहिए ताकि
उसके द्वारा अच्छे से अच्छे परिणामों की प्राप्ति संभव हो सके। अतः यदि शिक्षण को शिक्षा की प्रक्रिया और अध्ययन अध्यापन योजना का केंद्र बनाना उपयुक्त है तो वहाँ सभी प्रकार के शिक्षण को अधिगम केंद्रित बनाकर ही शिक्षार्थी का अधिक से अधिक हित चिंतन किया जा सकेगा। हम जानेंगे सीखने के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ लर्निंग। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के कई प्रकार का वर्णन किया है। उसुबेल ने शिक्षा के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है अधिग्रहण सीखना, दूसरा है अन्वेषण सीखना, तीसरा है रटकर सीखना और चौथा है अर्थपूर्ण सीखना। तो उसुबेल के अनुसार चारों शिक्षा के प्रकार हम जानेंगे। पहला है अभिग्रहण सीखना, रेसिप्शन लर्निंग। अधिग्रहण सीखना यानी रेसिप्शन लर्निंग। इस तरह के सीखने में शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या निकाल कर दी जाती है और शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात कर लेता है। दूसरा प्रकार सीखना है अन्वेषण सीखना यानी डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषण सीखना वैसे सीखना को कहा जाता है जिसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्री में से नया संप्रदाय या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। तीसरा है रट कर सीखना यानी रोट लर्निंग। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी दिए गए सामग्रियों के साहचर्य यानी एसोसिएशन, शब्दशः यानी भरवेशन तथा मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीखते हैं। निरर्थक पदों को सीखना, शब्दों के जोड़ को सीखना, अक्षर अंक जोड़ को सीखना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। चौथा पॉइंट है अर्थपूर्ण सीखना यानी मीनिंगफुल लर्निंग। अर्थपूर्ण सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसमें सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व यानी सब्सटेंस को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध गत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। तो इस प्रकार से सीखने का प्रकार उसुबेल के अनुसार 4 प्रकार हमने पढ़ा। पहला प्रकार अभिग्रहण सीखना, दूसरा अन्वेषण सीखना, तीसरा रट कर सीखना, चौथा अर्थपूर्ण सीखना। गेगनी ने अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल 8 प्रकार का वर्णन किया है। गेगनी द्वारा बताए गए सभी 8 प्रकार श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं। श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना है तथा सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। तो यहाँ पे गेगनी द्वारा सीखने को 8 भागों में बांटा है। गेगनी द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान श्रृंखला सबसे नीचे है सांकेतिक सीखना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। तीसरा तरह का सीखना है सरल श्रृंखला का सीखना। चौथा सीखना है शाब्दिक साहचर्य के सीखना। उसके बाद 5वां है विभेदीकरण सीखना। छठा है संप्रत्यय सीखना। 7वां है नियम सीखना। 8वां है समस्या समाधान सीखना। यानी समस्या समाधान सीखना सबसे ऊपर में और सांकेतिक सीखना सबसे नीचे में है। इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है सांकेतिक सीखना यानी सिग्नल लर्निंग। सांकेतिक सीखना क्लासिकी अनुबंधन सीखने के समान होता है जिसमें कोई तटस्थ उद्दीपन के साथ कोई स्वाभाविक उद्दीपन को एक साथ कई बार दिया जाता है। पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन के प्रयोग से घंटी की आवाज़ के साथ कुत्ते को भोजन दिया गया। प्रायः ऐसा करने पर कुत्ते कुछ दिनों बाद मात्र घंटी की आवाज़ पर लार स्राव करना सीख गया था। इस तरह का सीखना सांकेतिक सीखना है। पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन को मनोवैज्ञानिकों ने टाइप एस अनुबंधन भी कहा है। दूसरा प्रकार है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। वैसे सीखना को उद्दीपन अनुक्रिया कहा जाता है जिसमें प्राणी किसी उद्दीपन के प्रति एक ऐच्छिक क्रिया यानी वॉलंटरी रिस्पॉन्स करता है जिसका परिणाम उस पर सुखद होता है और वह धीरे धीरे उस उद्दीपन के प्रति वही अनुक्रिया करना सीख लेता है। इसे स्किनर का क्रियासुत अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है।
स्किनर के साधनात्मक अनुबंधन को मनोवैज्ञानिकों ने टाइप आर अनुबंधन कहा है। तीसरा प्रकार का सीखना है सरल श्रृंखला का सीखना, यानी लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग, सरल श्रृंखला का सीखना। गेगने ने इस तरह के सीखना से तात्पर्य एक क्रम सीक्वेंस में होने वाले अलग अलग कई उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सेट से बताया है। इस प्रकार का सीखना पेशीय सीखना यानी मोटर लर्निंग में पाया जाता है। चौथा प्रकार का सीखना है शाब्दिक साहचर्य सीखना यानी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। शाब्दिक साहचर्य सीखना वैसे सीखना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को उद्दीपन अनुक्रिया का ऐसा क्रम सीक्वेंस सीखना होता है जिसमें शाब्दिक अभिव्यक्ति निहित होती है, जैसे कविता याद करना, शब्दावली सीखना, कहानी याद करना इत्यादि। पांचवा पॉइंट है विभेदीकरण सीखना यानी लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति विभिन्न उद्दीपनों के प्रति विभिन्न अनुक्रिया रिस्पॉन्स करना सीखता है, जैसे बालकों द्वारा त्रिभुज एवं चतुर्भुज में अंतर सीखना, फुटबॉल तथा क्रिकेट में अंतर सीखना इत्यादि विभेदीकरण सीखना के उदाहरण हैं। छठा प्रकार है संप्रत्यय सीखना यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय सीखना कहलाता है। सातवां प्रकार है नियम सीखना यानी रूल लर्निंग। नियम का सीखना एक महत्वपूर्ण सीखना है। इस तरह का सीखना संप्रत्यय सीखना पर सर्वाधिक आधारित होता है। नियम से दो या दो से अधिक संप्रत्ययों के बीच एक नियमित संबंध का पता चलता है। आठवां प्रकार है समस्या समाधान सीखना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। समस्या समाधान सीखना गेगनी के श्रृंखलाबद्ध सीखना की सबसे ऊपरी अवस्था है। इस तरह के सीखना में व्यक्ति किसी नियम का उपयोग करके कोई समस्या का समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीखता है। अब हम जानेंगे औपचारिक अधिगम तथा अनौपचारिक अधिगम यानी फॉर्मल लर्निंग एंड इनफॉर्मल लर्निंग। औपचारिक अधिगम को दो भागों में बांटा गया है, कक्षा अधिगम यानी क्लासरूम लर्निंग और दूसरा प्रकार है क्षेत्र अधिगम यानी फील्ड लर्निंग। तो औपचारिक अधिगम को दो भागों में बांटा गया है, कक्षा अधिगम और क्षेत्र अधिगम। हम जानेंगे कक्षा अधिगम यानी क्लासरूम लर्निंग। कक्षा अधिगम से तात्पर्य स्कूल या कॉलेजों में छात्रों द्वारा वर्ग या स्कूल में छात्रों द्वारा वर्ग या कक्षा में शिक्षकों की मदद से ग्रहण किया गया कौशल से होता है। इस तरह के शिक्षण में स्कूल, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक तथा अन्य संबंध सामग्रियों की भूमिका अधिक होती है। शिक्षक छात्रों को कक्षा में शिक्षा देने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम यानी सिलेबस तैयार करते हैं और उसी के अनुरूप फिर छात्रों को कौशल सिखाते हैं। क्षेत्र शिक्षण यानी फील्ड लर्निंग। क्षेत्र शिक्षण से तात्पर्य वैसे शिक्षण से होता है जिसमें छात्र किसी क्षेत्र जैसे खेल के मैदान में विशेष प्राधिकारी जैसे शिक्षक या अन्य कोई विशेषज्ञ की मदद से कोई किसी विशेष कौशल को सीखते हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक अधिगम से तात्पर्य वैसे शिक्षण से होता है जिसमें बालक किसी कौशल या स्किल को एक औपचारिक प्राधिकारी फॉर्मल अथॉरिटी से नहीं सीखते हैं तथा इस तरह के शिक्षण का वातावरण उतना अनुशासनात्मक नहीं होता है जितना कि औपचारिक अधिगम का। शिक्षक मनोवैज्ञानिकों ने अनौपचारिक शिक्षण के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, दूसरा है पास पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा, तीसरा है साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा। हम जानेंगे अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व। सीखने की प्रगति या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण या अधिगम वक्र कहा जाता है। अधिगम वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास का प्रयास के बीच एक खास संबंध को बताता है। अध्ययन वक्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला है समान निष्पादन वक्र, दूसरा है वर्धमान निष्पादन वक्र और तीसरा है ह्रास निष्पादन वक्र और चौथा है एस आकारीय वक्र। एक एक करके हम पढ़ेंगे अधिगम वक्र को।
तो पहला प्रकार है समान निष्पादन वक्र यानी कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। इस वक्र को रेखीय त्वरण वक्र कहा जाता है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा लाइन के समान होता है। इस तरह के वक्र में प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। यहाँ पर है समान निष्पादन वक्र, यहाँ पर है इस प्रकार से कर्व दिया गया है। तो इस प्रकार का कर्व है समान निष्पादन वक्र, इस एक समान है। लैकमैन ने अपने अध्ययन में एक प्रकार का अधिगम वक्र पाया था जिसमें 4 दिनों तक चूहा द्वारा विभेदीय सीखने के प्रयोग में सही अनुक्रिया का प्रतिशत प्रतिदिन लगभग 10% से 10% था। अब हम दूसरा पॉइंट जानेंगे वर्धमान निष्पादन वक्र यानी कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इस तरह का वक्र तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी होती है और फिर बाद में प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिगम वक्र तेजी से ऊपर उठता है। यहाँ पर देखोगे प्रयास इधर है, शिक्षण प्रतिशत इस प्रकार से तिरछा कर गया है। तो यहाँ पर शुरुआत में कम सीख रहा था, उसके बाद धीरे धीरे तेजी से सीखने लगा। इस प्रकार का कर्व कहेंगे वर्धमान निष्पादन वक्र। तीसरा पॉइंट है ह्रास निष्पादन वक्र यानी कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इस तरह के वक्र से यह पता चलता है कि प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाद में प्रयासों में यह गति धीमी हो जाती है क्योंकि प्रयोज्य निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ जाता है। तो देखिए इस प्रकार से प्रयास आए हैं शिक्षण प्रतिशत, शुरुआत में ज़्यादा सीखा फिर धीरे धीरे कम सीखने लगा। इस प्रकार से है ह्रास निष्पादन वक्र। चौथा प्रकार है इस आकारीय वक्र। इस तरह के शिक्षण वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी होती है और फिर बाद के प्रयासों में तीव्र हो जाती है और अंत में फिर धीमी हो जाती है। इस प्रकार से शुरुआत में तेजी रहा, शुरुआत में निम्न रहा, फिर तेजी से बढ़ा, फिर ऐसे आगे चल करके फिर से धीमा हो गया। इस प्रकार से ये इस बना, ठीक है, इस प्रकार से ये इस बना, तो इस आकार बना, इसलिए इसे इस आकारीय वक्र कहेंगे। अगर छात्र को एक ऐसा नया पाठ सीखने को दे दिया जाता है जिससे वह पूर्व परिचित नहीं है तथा साथ ही साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन है, तो इससे बोलने वाला वक्र प्रायः इस आकारीय वक्र होता है। इस आकारीय अधिगम वक्र में वर्धमान शिक्षण वक्र यानी कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स तथा ह्रास शिक्षण वक्र यानी कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स दोनों ही सम्मिलित होते हैं। हम जानेंगे सीखने के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो सीखने के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। जिसमें उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को इंग्लिश में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहेंगे और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुनर्बलन सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउलो, हल तथा मिलर इत्यादि का सिद्धांत है। और दूसरा तरह का सिद्धांत है पुनर्बलन सिद्धांत यानी नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी यानी नॉन रीइंफोर्समेंट थ्योरी पुनर्बलन सिद्धांत, जिसमें वाटसन, गथरी, एस्टर्स इत्यादि का सिद्धांत अपुनर्बलन सिद्धांत आता है। अब हम सीखने के सिद्धांत में दूसरा प्रकार है क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें वादाइमर, कोहलर तथा कोफका, पियाजे, टालमैन इत्यादि का सिद्धांत क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत आता है। और आगे है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसमें उसुबेल, ब्रूनर, बैंडूरा, बॉल्स, बिंडरा इत्यादि का सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत आता है। आगे है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या जिसे उद्दीपन स्टिमुली कहा जाता है आती है, तो वह उसके समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं यानी रिस्पॉन्स करता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह संबंध पुनर्बलन के आधार पर होता है। जब अनुक्रिया करने के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार का पुनर्बलन मिलता है
तो इसका संतोषजनक प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और वह उस अनुक्रिया को उद्दीपन के साथ संबंधित कर लेता है जिसे सीखने की संज्ञा दी जाती है। इन सिद्धांतों को उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है या इसे अप्रभावक सिद्धांत यानी इफेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। इस श्रेणी में थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउलो, हॉल तथा मिलर इत्यादि के सिद्धांतों को रखा गया है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया जब एक दूसरे के साथ साथ होते हैं और ऐसा कई बार होता है कि अपने आप ही इन दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है जिसे हम सीखने की संज्ञा देते हैं। इस विचार के प्रवर्तकों के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत कहा जाता है। इसमें गथरी, वाटसन एवं एस्टस के विचार प्रमुख हैं। नेक्स्ट हम सिद्धांत जानेंगे उद्दीपन सिद्धांत यानी स्टिमुलस थ्योरी। उद्दीपन थ्योरी, इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में कई समस्याएं या उद्दीपन होते हैं। सीखने वाले व्यक्ति को उन विभिन्न उद्दीपनों का अर्थ एवं उनके आपसी संबंधों को समझना होता है। जैसे ही व्यक्ति उन विभिन्न उद्दीपनों का अर्थ तथा उसके आपसी संबंधों को समझ लेता है, पूरी उद्दीपन परिस्थिति का उसके मन में संज्ञानात्मक नक्शा विकसित हो जाता है जिसे सीखने की संज्ञा दी जाती है। आगे है अनुकरण द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय इमिटेशन। वर्ष 1941 में मिलर तथा डोलार्ड ने एक प्रसिद्ध पुस्तक सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन प्रकाशित किया जिसके परिणाम स्वरूप प्रेरणात्मक सीखना या अनुकरणात्मक व्यवहार द्वारा सीखने की प्रक्रिया में लोगों में रुचि होने लगी। मिलर तथा डोलार्ड ने अनुकरणात्मक व्यवहार को 3 भागों में बांटा। पहला है समान व्यवहार यानी सेम बिहेवियर। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान परिस्थिति में समान ढंग से व्यवहार कर अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर करते हैं तो इसे ही समान व्यवहार यानी सेम बिहेवियर कहा जाता है। उदाहरण के लिए अधिकतर व्यक्तियों द्वारा सड़क पर लाल बत्ती देखकर रुक जाना। दूसरा व्यवहार है प्रतिलिपि व्यवहार यानी कॉपिंग बिहेवियर। इस तरह के व्यवहार में एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति द्वारा निर्देशित होता है। इस तरह के व्यवहार में अंतिम व्यवहार एक तरह से पुनर्बलित होता है और इसलिए उसे व्यक्ति जल्द सीख लेता है। उदाहरण, जब आर्ट शिक्षक किसी विद्यार्थी को कोई खास चित्र खींचने के लिए बताते हैं या सुधारात्मक परिणाम ज्ञान देते हैं। तीसरा पॉइंट है सुमेलित आश्रित व्यवहार यानी मैच्ड डिपेंडेंट बिहेवियर यानी सुमेलित आश्रित व्यवहार। इस तरह के व्यवहार से व्यक्ति को किसी मॉडल या दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को आंख मूंद कर दोहराने के लिए पुनर्बलित किया जाता है। उदाहरण के लिए घर में प्रवेश करते समय पिता के पैरों की आवाज़ सुनकर बालक दरवाज़ा तक दौड़कर आने की अनुक्रिया को सीख लेता है क्योंकि उसे पिता द्वारा चॉकलेट या टॉफ़ी दिया जाता है। मिलर तथा डोलार्ड का मत था कि जब छात्र को अनुकरणात्मक व्यवहार करता है और उसके बाद उसे पुनर्बलन मिलता है तो वह मॉडल या अन्य व्यक्ति के व्यवहार को करना सीख लेता है। बाद में बैंडूरा ने यह तथ्य दिया कि प्रश्नात्मक सीखना तथा अनुकरण में अंतर है। प्रश्नात्मक सीखना में अनुकरण हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। व्यक्ति में प्रश्नात्मक सीखना तब होता है जब वह परिस्थिति या उद्दीपन को ठीक ढंग से या मानसिक रूप से संसाधित कर लेता है। अर्थात प्रश्नात्मक सीखने में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अनुकरण की प्रक्रिया में इन संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका नहीं होती है और इसमें बिना सूझबूझ के भी व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को दोहराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर है अधिगम में सहायक कारक
तो अधिगम में सहायक दो कारक है। पहला प्रकार है व्यक्तिगत कारक और दूसरा प्रकार है पर्यावरणीय कारक। तो व्यक्तिगत कारक के बारे में हम जानेंगे, अधिगम में व्यक्तिगत कारक जानेंगे सहायक। तो इसमें आता है बालकों को सीखने की जिज्ञासा, बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि, सीखने का समय तथा अवधि, परिपक्वता, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, सीखने वाले की अभिवृद्धि, बुद्धि, अधिगम प्रक्रिया, अनुशासन, शिक्षक की शिक्षण विधि। वहीं पर्यावरणीय कारक में आता है वातावरण का प्रभाव, वंशानुक्रम, सामाजिक वंशक्रम का ज्ञान, व्यक्तित्व का विकास, परिवार का वातावरण, शिक्षा के अनौपचारिक साधन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो इस प्रकार से है अधिगम में सहायक कारक। तो अधिगम में सहायक कारक फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, यानी अधिगम में सहायक कारक। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करता है। ये नए अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि एवं संशोधन करते हैं। बालक को जन्म के बाद हमेशा कुछ न कुछ वातावरण में सीखने को मिलता है। बालक में सीखने की क्रिया का आरंभ प्रायः परिवार से होता है, फिर समाज एवं पास पड़ोस से इत्यादि। एक बालक को सीखने में उसका पर्यावरण एवं उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं एक सहायक कारक के रूप में योगदान देता है। इसके बाद है परिक्षोपयोगी तथ्य, यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है। शिक्षण साधन अध्यापक द्वारा प्रभावपूर्ण संप्रेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री है, जैसे रेडियो, टीवी, चार्ट, मानचित्र, टेप्स, प्रोजेक्टर इत्यादि। फोनोग्राफ रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग श्रव्य साधन के उदाहरण हैं। दृश्य साधनों के लिए प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी साधनों का प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपी साधनों के अंतर्गत मूल चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप, एपिडाइस्कोप, मैजिक लैंटर्न, ओपेक और ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आते हैं। अप्रक्षेपी साधनों के अंतर्गत पोस्टर, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, मॉडल, नमूने तथा मुद्रित सामग्री आते हैं। क्रियात्मक साधन के अंतर्गत प्रयोगशाला के क्रियाकलाप, कार्य, भ्रमण अथवा पर्यटन इत्यादि आते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से शिक्षण साधन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सामग्री का प्रयोग होता है। गेगनी ने अधिगम को 8 प्रकार में श्रृंखलाबद्ध किया। श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना और सबसे नीचे सांकेतिक सीखना है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट ने बढ़ावा दिया। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। थॉर्नडाइक सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया था। बुंडरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के द्वित्व सिद्धांत के प्रवर्तक स्पीयरमैन थे। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका प्रतिपादन इवान पाब्लो ने किया था। सीखने की वह अवधि
जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता, सीखने का पठार कहलाती है। अधिगम का पठार वह स्थिति है जब व्यक्ति के सीखने की क्षमता में प्रगति नहीं होती है, अर्थात व्यक्ति के सीखने की क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा तथा प्रेरणा की कमी आदि अधिगम के पठार के कारण है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों या कार्यों को जानबूझकर अपनाने को अनुकरण करना कहते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया में अनुकरण करने वाला हूबहू वही क्रिया करता है जो उसके सामने की जाती है। शिक्षण विधियाँ एवं उसके प्रतिपादक इस प्रकार से हैं। शिक्षण विधियाँ इधर है प्रतिपादक। तो पहला है आगमन विधि का प्रतिपादक अरस्तु, संवाद विधि के प्रतिपादक प्लेटो, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग, डेक्राली विधि के प्रतिपादक डेक्राली, निगमन विधि के प्रतिपादक अरस्तु, डाल्टन विधि के प्रतिपादक हेलेन पार्कहर्स्ट, हर्बर्ट विधि के प्रतिपादक हर्बर्ट, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक, प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि के प्रतिपादक सुकरात, खेल विधि के प्रतिपादक कॉल्डवेल कुक, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी, विनेटका विधि के प्रतिपादक डॉक्टर कार्लटन बासवर्न, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हर्बर्ट। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षण कार्य को करने के लिए अपनाए जाने वाले किसी निश्चित या व्यापक रूप से होता है। यद्यपि शिक्षण की विधियाँ परस्पर पूरी तरह से भिन्न भिन्न नहीं होती हैं, परंतु उनके अपने अपने गुण व सीमाएं होती हैं। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार व आचरण को अपनाना, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण विधि में अनुकरणीय का विशेष स्थान होता है। इसके अतिरिक्त महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में चर्चा करना, मूल्यों के महत्व को बताना भी मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने की शिक्षण विधियाँ हो सकती हैं। शिक्षण प्रक्रिया वही सफल व सार्थक होती है जिसमें छात्र संवाद निरंतर होता रहे, अन्यथा शिक्षण का नीरस व बोझिल हो जाता है तथा विद्यार्थी भी अधिगम के प्रति प्रेरित नहीं हो पाएंगे, जिसका उनके शैक्षणिक जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो इस प्रकार से यह चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ पर से हर एक चैप्टर का वीडियो आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।